हमारे समक्ष। संस्थान के द्वारा आयोजित इस के मार्गदर्शक, जिनके लेखन, जिनके ओजस्वी वक्तव्य और समय पर दी जाने वाले दिशा निर्देशों से उत्प्रोत होकर के नेतृत्व करने वाले ऐसे सम्मानित शिक्षाविद, जो न केवल अपने विषय के ज्ञाता हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी एक सम्मानित संचालिका डॉक्टर दीपिका नालिया जी, संस्था के सम्मानित चेयरमैन विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के मध्यस्थका डॉक्टर भारती सावंकर जी, सभागार में इस महाविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, अभी जब डॉक्टर दीपिका नालिया जी अपनी संस्था की गतिविधियों के बारे में और एक परिचय हम सबके बीच में रख रही थी, तो स्वाभाविक शिक्षा समाज का विषय रहा और भारत की वैदिक काल से चलने वाली परंपरा से लेकर आज तक का इतिहास दृष्टिकोण के साथ काम करने वाले लोगों ने सामाजिक सहभागिता के नाते उच्च शिक्षा में इस काल की चर्चा की, तो मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण आपने अपनी संस्था के माध्यम से प्रकट किया। अभिप्राय कर डिग्री प्राप्त करना नहीं है कि एक विद्यार्थी महाविद्यालय में, शिक्षा संस्थान में या परिसर में पढ़ने के लिए आए और केवल डिग्री लेकर के शिक्षा क्या है, तो हम कहते हैं कि शिक्षा जीवन का प्रकाश है, शिक्षा जीवन का यह क्षमताओं का विकास है। और इसे विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, विद्या भारती संस्था का एक परिचय आप सबके बीच में आज से नहीं कई दशकों से आया है। 1950 के दशक से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती ने भारत में एक श्रृंखला खड़ी की है कि शिक्षा परिसरों के माध्यम से एक अच्छे नागरिकों में निर्माण होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस दिशा में शिक्षा संस्थानों को आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, व्यक्तित्व का समग्र विकास कहते हैं, है। और आज भी हम कहते हैं कि भारतीय जीवन दर्शन और भारत के जीवन मूल्यों के आधार पर शिक्षा परिसरों में शिक्षा मिले। मुझे लगता है विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट उस दिशा में एक प्रयास कर रहा है, जो शायद ये शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए भी है, गतिविधियां की आज एक बड़ा अच्छा सहयोग ये है भारतवर्ष के लिए। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 का एक बहुत अच्छा प्रारूप हम सबके सामने आया है, जो भारत के शिक्षा दर्शन, भारतीय शिक्षा दर्शन और भारत के जीवन मूल्यों को परिलक्षित करने वाली शिक्षा की बात करता है। एक दूसरा सुखद सहयोग हुआ, जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस सत्ता के हस्तांतरण के बाद हमको एक राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। जो राष्ट्र, वहां के नागरिक अपने देश की गौरवशाली परंपराओं के साथ जुड़े रहते हैं, उसके जीवन मूल्यों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने पितरों पर, अपने पुरुषार्थ पर गर्व करते हैं, अपनी देश की यशस्विता का यशोगान करते हैं, अपनी परंपराओं पर विश्वास रखती है, उसके प्रति मातृत्व का भाव रखती है, उसके प्रति भक्ति का भाव रखती है, निश्चित रूप से ऐसे समाज का और ऐसे देश में कभी मूल्यों का क्षरण नहीं होता। जानती है, एशिया परिक्षेत्र में और पूरी दुनिया में जाना जाता रहा, तो मुझे लगता है कि भारत की वैदिक काल से लेकर आज तक की एक बड़ी ऋषि परंपरा है, जिसमें भारत के वैज्ञानिकों ने, चिंतकों ने, मनीषियों ने, दार्शनिकों। मेरा कुछ दिनों पहले एक भारतीय ज्ञान परंपरा की कार्यशाला में रहने का अवसर दिल्ली में मुझे मिला। देश के बड़े विचारक, ऋषि, मनीषी, चिंतक उस कार्यशाला में, भारतीय का ताकत तत्व उसमें कितना है। और ये प्रश्न इससे भी खड़ा हुआ कि जिन महापुरुष धर्मपाल जी का स्मरण करने के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं, समाज में बल्कि पूरे वैश्विक पटल पर जो खींचने का प्रयास किया, वो इस प्रकार का अतुलनीय एक माइलस्टोन एफर्ट था, जो आज की पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। यूरोप का एशिया पर प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। यूरोपीय देशों को, इंग्लैंड को, सबको लगा एक कॉलोनियल कंसेप्ट के साथ, औपनिवेशिकता के दौर के साथ कि हम पूरी दुनिया पर अपना विस्तार करेंगे, और विशेष भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इतिहास में हम सबने पढ़ा, आप सब भी जानते हैं, भारत को जाना नहीं था, भारत के गांव में कभी नहीं आए, भारत के दर्शन के, भारत के साहित्य से, भारत की ज्ञान की परंपरा से, भारतीय इतिहास से
भारत के पुरुषार्थ से जो लोग परिचित भी थे वो सब जानते हैं कि जब औपनिवेश का दौर चला और जब भारत में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो भारत के समाज का दुनिया के वे देश जिनके दर्शन में केवल भोगवाद केंद्र में था, दुनिया के वे देश जिनकी मानसिकता या दर्शन ये कहता था कि दुनिया में हम साम्राज्य अपना फैलाएंगे, विस्तार करेंगे, वो भारत जैसे एक पुरातन राष्ट्र को अपने अधीन लेने के लिए आए और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, इस सारे क्षेत्रों को खंडित करने का प्रयास किया। और आप सब जानते हैं कि आक्रांताओं ने जब देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों पर आक्रमण किया था तो गया था, धन संपदा लेकर के नहीं गया था। और जब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को आक्रांताओं ने अपने आक्रमण का हिस्सा बनाया तो कई महीने तक उन संस्थाओं से आग की लपटें उठती रही। इतना समृद्ध साहित्य, इतना विपुल साहित्य, अंग्रेजों के आने के बाद जो यूरोपीय उपनिवेश का दौर आया, बहुत बड़ा समाज भारत में ऐसा खड़ा हो गया जिसको लगा कि यूरोप का सब कुछ अच्छा, जीवन शैली इनकी अच्छी है, ये सबसे उत्कृष्ट है, इनका विचार उत्कृष्ट है, फॉलोवर्स की खड़ी होगी। बात का परिणाम क्या हुआ कि शताब्दी में 400 की आबादी पर एक विद्यालय हुआ करता था। उन अंग्रेजों ने भारत के बारे में क्या कहा कि भारत को नटों का देश है, भारत सपेरों का देश है। मुझे लगा कि शायद वहीं से बात शुरू होती है। एक शिक्षाविद के नाते, एक इतिहासविद के नाते जाना जाता है। उन्होंने ना केवल भारत के दस्तावेजों का बल्कि विदेशों में जाकर के भारतीय दस्तावेजों का अध्ययन किया और पूरी दुनिया के सामने भारत में आकर के कहती है कि हम भारत को अपने जैसा बनाएंगे, भारत को भारत जैसा बन जाए, भारत का उन्नत विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा। और जब उन्होंने 1931 में लंदन में भाषण किया तो 1931 के भाषण में महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी को कुरेदने का काम किया, यहाँ पर पल्लवित और पुष्पित पौधों को मिट्टी से उखाड़ने का काम किया, उनको समुद्र जल से नष्ट किया, उन जड़ों को बाहर सुखाया और एक जो रमणीय वृक्ष भारत में था, उन्नत शिक्षा व्यवस्था का, उन्नत परंपराओं का, उस रमणीय वृक्ष को ध्वस्त करने का काम अंग्रेजों ने भारत में आकर के किया। ये 1931 में गांधी जी ने लंदन में कहा। धर्मपाल जी बड़े प्रेरित थे उस बात से, शायद उनकी प्रेरणा लेकर के लेंगे तो वो आप देख लेंगे तो आपका मिथक टूट जाएगा कि हमको यूरोप ने सिखाया। और इसलिए शायद आज जब चर्चा चल भारत केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। और जब मैंने प्रारंभ में कहा कि भारत केंद्रित बनाने का अभिप्राय क्या है, तो भारत केंद्रित बनाने का अभिप्राय शायद यही है कि हम हर विषय के अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, गणित हो, विज्ञान हो, भाषा हो, सोशल साइंस का विषय हो, प्रासंगिक है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के लिए एक सहयोग और बन गया कि यह वर्ष धर्मपाल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष में भारत की युवा पीढ़ी, शिक्षाविद, शिक्षा जगत के सारे लोग धर्मपाल जी के बारे में पढ़े, धर्मपाल जी के बारे में जाने, उनके अवदान के बारे में जाने, उनके साहित्य के बारे में जाने। और इसलिए जाने जिनकी उस देश के विकास को लेकर के भविष्य की आकांक्षा उन्हें समान होती है। ऐसा राष्ट्र सुख दुख के बावजूद, समर विषम परिस्थिति के बावजूद निरंतर सतत रूप से चलता है। शायद आज 2022 में जब हम चर्चा कर रहे हैं, भारत को भारत के रूप में जान ले, भारत बोध के साथ जुड़े रहे, धर्मपाल जी जैसे उत्कृष्ट कोटि के विद्वान करेगा। इसीलिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे देश भर में धर्मपाल जी के व्यक्तित्व को लेकर के इस प्रकार की व्याख्यानमाला का आयोजन कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदित्य नारायण।